आपातकाल के काले दिवस एवं वर्तमान गहलोत सरकार के शासन एवं हर मोर्चे पर विफल सरकार के बारे में जानकारी देने के लिए आज 25 जून आपातकाल के 46 वर्ष पूरे होने पर आपकी प्रेस वार्ता में आप सबका सम्मान करता हूँ। आप में से अधिकांश मुझे ऐसा लगता है कि आपातकाल के बाद इस धरती पर आने का सौभाग्य मिला। आप अंदाज लगा सकते हो कि आज से 46 वर्ष पहले जिन बंधुओं ने इस आपातकाल के जलालतपूर्ण जीवन को जिया और लोकतंत्र की रक्षा की, वो हिंदुस्तान की आज़ादी के इतिहास में एक ऐसा काला दिवस था जब इस देश के लोकतंत्र की हत्या की गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये आपातकाल क्यों लगा, मैं थोड़ा सा इसके पहले ले जाना चाहता हूँ। 1971 में इस देश में हिंदुस्तान की फौज ने अब तक की दुनिया का एक इतिहास बनाया कि 98,000 फौजी पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया हिंदुस्तान की फौज के सामने, और देश की विजय हुई और पाकिस्तान के दो टुकड़े, एक जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे वो जाकर के बांग्लादेश के रूप में निर्माण हुआ। उसके कारण से और इंदिरा गांधी ने गरीबी मिटाने का एक नारा दिया था, बैंक राष्ट्रीयकरण किया था, राजाओं के प्रिय पद बंद किए थे, और उसके बाद एक लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें प्रचंड बहुमत 353 सीटें उस समय कांग्रेस को हिंदुस्तान की लोकसभा मिली थी। और उसके बाद जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में देश को ढकेलने की कोशिश की, और उसके कारण से सारा देश एक तरह से भ्रष्टाचार के बारे में सोचने लगे। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे पहला आंदोलन 1973 में गुजरात के नौजवानों ने प्रारंभ किया, जिसको आप लोगों ने ध्यान में हो तो आपको ये ध्यान में आया होगा कि उसमें नवनिर्माण आंदोलन के रूप में इंजीनियरिंग कॉलेज से एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था भ्रष्टाचार के विरुद्ध। इस आंदोलन को धीरे धीरे बिहार ने भी पकड़ लिया और बिहार में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन की आंधी चलने लगी। धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों में भी इसको गति मिलती गई। उसी समय जयप्रकाश नारायण जी ने उस आंदोलन की अगुवाई की और 5 जून 1975 पटना में एक विशाल रैली, उस रैली में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का एक बिगुल बजाया इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, और धीरे धीरे ये मोमेंटम चारों तरफ जैसा फैल रहा था। उसी समय आपने देखा होगा कि राजनारायण जो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े रायबरेली से, इंदिरा गांधी उसमें जीती, राजनारायण उसमें चुनाव हारे, और उन्होंने अपने चुनाव को चुनौती दी। उस चुनौती का 12 मार्च 1975 के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन ने इसके बारे में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, और वो ये निर्णय था कि चुनाव में गलत तरीकों के आधार पर लोकतंत्र को जिस प्रकार से आपने शर्मसार किया है, इसलिए चुनाव आपका रद्द किया जाता है, और साथ ही उनको 6 वर्ष के लिए भविष्य में भी वो चुनाव नहीं लड़ सके इसके लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, कृष्णा अय्यर थे उस समय जज, उन्होंने इसको बहाल रखा। लेकिन
आगे की व्यवस्था तक देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही रहे, इसका भी निर्णय में जिक्र किया। तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी काम कर रही थी 24 जून के दिन, और जैसा मैंने कहा उसमें फखरुद्दीन अली अहमद थे। इंदिरा जी ने अपने इस पद का दुरुपयोग किया, इसको अयोग्य घोषित हो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई उसको राहत नहीं मिली। उसने 25 जून की रात्रि को 12 बजे आपातकाल की घोषणा की, और उसी दिन 25 तारीख को ही दिल्ली के रामलीला मैदान में दिन के समय एक बहुत बड़ी आम सभा हुई थी, जिसमें और राजनीतिक पार्टी के लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस रैली का आयोजन किया। और उस आयोजन में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार का माहौल खड़ा हुआ, तो जयप्रकाश नारायण उस मीटिंग में बोले थे कि अगर आरएसएस फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ, आडवाणी जी अगर फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। ये दिन की बात थी, और शाम को इस इमरजेंसी लगी। उस इमरजेंसी में उन्होंने 2-3 काम किए। एक तो उन्होंने मीडिया पर पूरी सेंसरशिप स्थापित कर, दूसरी तरफ वो अपने पद पर एज ए प्रधानमंत्री के रूप में रहे, और जितने उसके विरोधी थे, चाहे कोई किसी भी दल के थे, उन सबको मीसा और DIR में पकड़ करके जेल की सीटों में डाला। लगभग अधिकांश लोग 25 और 26 को, जितने भी नेता थे वो सारे के सारे गिरफ्तार। जयप्रकाश नारायण भी गिरफ्तार, आडवाणी जी, अटल जी, सारे लोग जो है ना वो भी गिरफ्तार। मधुले में सारे जो फ्रंट लाइन की जो भी राजनीति में थे, और उसके साथ ही साथ उनको एक अच्छा मौका मिला संघ को भी इसमें रगड़ने की, क्योंकि संघ की शक्ति क्या है क्या नहीं है ये वो जानते थे राजनीति, और इस कारण से संघ पर प्रतिबंध लगाया। संघ के हजारों कार्यकर्ता और प्रचारकों को गिरफ्तार किया, संघ कार्यालय पर हमले हुए, संघ कार्यालय जलाए गए, जगह जगह राजनीतिक प्रतिद्वंदीकरण के कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार का हमला, आगजनी, लूटपाट की, वो सारी घटनाएं गिरी। और उसके कारण से मैं केवल राजस्थान का बता रहा हूँ, उस दिन जो गिरफ्तार हुआ वो लगभग 882 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस 882 में से 596 लोग केवल संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, बाकी दूसरे सभी दलों के बचे हुए लोग थे। संघ की योजना से और भारतीय जनसंघ तो उस समय था, उनकी योजना से देश भर में जगह जगह आंदोलन भी प्रारंभ हो गए, गिरफ्तारियों का क्रम भी चला। 15 अगस्त के दिन संपूर्ण देश में एक योजना बनी थी कि जहाँ भी सार्वजनिक फंक्शन होगा वहाँ इस आपातकाल का विरोध भी करेंगे, नारे लगाएंगे, पैम्पलेट और पर्चे बांटेंगे। तो उसमें जहाँ जहाँ सभी जगह जैसे जैसे कहीं 5 की संख्या थी, कहीं 10 की थी, लोगों ने इसका आंदोलन किया। अपने यहाँ भी मेडिकल कॉलेज के उस समय तृतीय वर्ष में पढ़ता था भरत मुथुरिया, उसके नेतृत्व में, जिसमें ऋषभ जी भी थे, ये सब लोग थे, जिन्होंने गांधी ग्राउंड के बाहर ही इस इमरजेंसी का विरोध, इंदिरा गांधी के विरुद्ध नारे लगाए और लोकतंत्र की हत्या। इनको पुलिस पकड़ ले गई और थाने तक, स्टेट गांधी ग्राउंड से लेकर के हाथीपोल थाने तक जम करके मारपीट। वहाँ ले जाने के बाद भी उनको बुरी तरह से पीटा, तो उसका कान का पर्दा पड़ गया। और फिर उसके बाद ऐसे बीकानेर सभी जगह की घटना है। और उसी समय जो आंदोलन का था, तो शांतिलाल जी चपलोद हमारे यहाँ के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध करने, क्योंकि हमारे यहाँ रोज किसी न किसी को आंदोलन की तारीख मिलती थी, उनके भाषण दिया, यहाँ उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनकी पुलिस में जो बेरहमी से पिटाई हुई, उस समय भरतरिया यहाँ एडिशनल SP था, उसके नेतृत्व में उसके साथ काफ़ी पिटाई होने के बाद फिर उनको जेल में हमारा भी जो बेस था वो पहले ही दिन गिरफ्तार हुआ। 6 लोगों पर हमारे खिलाफ मुकदमा बनाया।
उसमें से 4 लोग तो उसी रात को पकड़े गए, जिसमें अशोक सुरपिया जी, अशोक पटवारी थे, मोहन दोषी था और पटवारी थे। ये 4 लोग गिरफ्तार हो गए। नहीं, रोशनलाल जी चौधरी जो विद्या निकेतन के उस समय प्रिंसिपल थे। मैं और मदन जी मुंदड़ा जो ग्रुप में थे, हमारे खिलाफ DIR के बना में, और वो बाहर रहे, तो हमको पहले ही पता था कि जब इमरजेंसी लगी है तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी होना तो तय है। तो हम अपने घर से हट गए और उसके कारण से बच गए। लेकिन हमने बाहर रह कर के भी इस सरकार के खिलाफ एक चिनगारी नाम का पत्र हम निकालते थे साइक्लोस्टाइन से, मशीन से, और निकाल करके संपूर्ण उदयपुर जिले में विभिन्न तहसील हेडक्वार्टर पर उसको विधिवत पहुंचाने का प्रयास करते थे। और वहाँ का कोई भी कार्यकर्ता आकर के उसको देखता था और फिर वो सभी घरों में डाल करके इस इमरजेंसी के खिलाफ एक जिहाद प्रारंभ हुआ। तो कई लोग उस चिनगारी के कारण से, झाड़ोल के बच्चे भी पकड़े गए, चलूम्बर के भी, कानोड़ के भी, केवल इसलिए कि उनके हाथ में वो पर्चा था, वो भी सारे जेल। फिर देश के अंदर सब लोगों ने सोचा कि इस आंदोलन का जो गिरफ्तार होना वो हो गए और वो जेल हैं, लेकिन हमें इस सत्याग्रह के माध्यम से भी इस आपातकाल का, इस लोकतंत्र के हत्या का विरोध होना। तो आपने देखा कि एक 14 नवंबर जब नेहरू जी का जन्मदिन था, 14 नवंबर 1975 को देश भर में एक सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ हुआ। गिरफ्तारी सरकार का विरोध करते हुए रोज कोई न कोई बैच जो है वो तैयारी करके जाता था, अपनी गिरफ्तारी होती थी और उसको जेल में डालता। तो उदयपुर में ऐसे कई आंदोलन थी जिसमें ताराचंद जी और मीठालाल जी और ये लोग जो गए, इन्होंने आंदोलन का एक नया तरीका, पता नहीं किसी ने सुझाया होगा या इनके दिमाग में आया, एक आदमी की खाटली बनाई और जैसे खाटली पर आदमी को जैसे सुलाते हैं वैसे ही सुलाया वही, और उसके आगे हांडी लेकर के एक आदमी चला। घर से निकल करके 100 कदम तक तो राम नाम सत्य बोले, और जैसे ही भड़भुजा घाटी का ढाल आया तो इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, लोकतंत्र के हत्यारे का नाश हो नारे लगाए। पुलिस पकड़ लेगी उस खाटली सही और वहाँ थाने में ले जा करके मुकदमा। तो लोगों ने, और विशेष करके उस समय के जो नौजवान थे, उन्होंने जिस प्रकार से इस आंदोलन का, आपने देखा होगा जिस 25 तारीख को इमरजेंसी लगी थी, हिंदुस्तान का सारा मीडिया को एक तरह से उस आपातकाल के कारण से, राजस्थान पत्रिका को अगर आपको किसी को ध्यान में हो तो केवल पत्रिका का ऊपर नाम था, बाकी सारे पेज खाली, एक शब्द भी नहीं लिखा था। और सारा देश एक तरह से ऐसा जेल खाना बन गया था कि कोई भी इमरजेंसी के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। इस प्रकार के आदेश उस समय आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छा गीतकार था, अशोक कपूर था, क्या था, किशोर कुमार। उस किशोर कुमार को इंदिरा जी ने और पार्टी ने आग्रह किया कि इंदिरा जी के पक्ष में गीत बनाओ, उसने कहा मैं नहीं बना सकता। तो उसकी जितनी भी सीढ़ियाँ थी ना वो सब जब्त हो गई, और उसके बाद उसको आयकर छापे का भी उसको बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने हिला। उस समय आपने देखा होगा किस्सा कुर्सी का एक फिल्म बनी, उस किस्सा कुर्सी की सारा जब्त हुआ। उसी समय एक फिल्म थी आंधी, उस आंधी को भी उन्होंने बैन किया, और एक तरह से सारा देश एक सन्नाटे में आ गया कि कोई उनके खिलाफ एक शब्द बोलने की स्थिति में नहीं था। यहाँ तक कि जो हम लोग DIR में, मैं लगभग 1.5-2 महीने बाद पकड़ा गया, जब हम लोग तब जेल गए थे तो हमको जब ले जाते थे तो हाथ में हथकड़ी डाल करके ले जाते थे। पेशी पर जो DIR में थे, मीसा वाले तो जैसे बंद थे वैसे ही बंद थे, और जो DIR उनके ऊपर मुकदमे बने, उन पे ऊपर कोर्ट में पेशी होती थी, और पेशी होती थी तो हमको हथकड़ी डाल करके ले जाते, और जो हथकड़ी डालकर पैदल ही ले जाते थे उस समय। तो ये जो बच्चे हैं सेंट पॉल के, सेंट मैरीज के, उस समय बसों में यही इन्हीं की बसें चलती थी, बाकी तो स्कूलों की बसें नहीं के बाद। तो बच्चे समझते नहीं थे कि हम कौन हैं, वो चिल्लाते थे सब एक साथ ही, चोर चोर चोर, ऐसा आवाज़ मिलती थी। बच्चे समझते थे कि भाई हथकड़ी तो उन्हीं को डालेंगे जो चोर होंगे। फिर संख्या ज़्यादा बढ़ी तो फिर रस्सी से बांध करके ले जाने लगे। देखा यार अब ये रोज़ घुसक तो हो ही रहा है,
और अपने को हथकड़ी डाल के ले जा ही रहे हैं। अपने मिलने वाले भी दूर से देखकर साइड पे हो जा रहे हैं। कोई आँख मिलाने की भी कोशिश नहीं करता, आँख मिलाए तो पकड़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में अब क्या करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हमने कहा जेल तो आई गए, अब क्या कहाँ जाएगा, जो ले जाना हो तो ले जाएगा। तो हमने नारे लगाने शुरू हुए। एक दो टीम की इस तरह से जरूर देख रहा, और फिर कोर्ट सीधी की सीधी हाई कोर्ट से उठ करके सीधा हमारी जेल में कोर्ट आ गई, ताकि कम से कम दूसरा बंद हो जाए। फिर हम जेल में भी अंदर थे, जो मैं आपको अनुभव सुना रहा होगा। जेल में अंदर थे, हमको दो वो देते थे, एक कंबल नीचे बिछाने की, एक कंबल ओढ़ने। रात को अगर लेटरिन आ जाए तो एक कोने में एक डिब्बा रख, जो पारा कहते हैं ना, पर इस तरह का एक बर्तन रहता था। आप में से किसी को आ जाए जो जेल में बंद हो, तो आप वहाँ लेटरिन जाओ। तो क्या कोई पर्दा नहीं था, लेकिन जिसको इमरजेंसी होती जाना पड़ता। पेशाब करने की कोई जगह नहीं कि आप अंदर रात को कोई पेशाब करना चाहो तो भी आपको कोई जगह नहीं, जाओ तो उसी पारे में करो तो भले ही, और कोई स्थान नहीं। हमने सोचा यार अब ये तो बिल्कुल नारकी जीवन हो गया। ठंड के कारण से भी ठिठुरते हैं, रात भर नींद नहीं आती है। हमने कहा यार एक दिन सबने इकट्ठा कहा, हमने कहा सब लाओ कंबल लगा तो सारे कार जो होना जो हो जाएगा, जो भी लड़ाई होनी है, जो कुछ होना। तो एकदम उस समय अपने यहाँ पीएन भंडारी उस समय कलेक्टर था, बड़ा मजबूत कलेक्टर था, काफ़ी प्रभाव था, अनुशासन बद्ध भी था। वो पूरी रिपोर्ट लेकर के अंदर घुसा हमारे, और हम सबको बाद खड़ा होकर के पीपल के पेड़ के यहाँ से उतरा था। हम सबको यूँ कर दूँगा, वो कर दूँगा, भाषण किया, ऐसा करते थे। हमने कहा यार चलो बात कर ही लेते हैं। मैंने कहा कलेक्टर साहब आपने जो बातें कही वो बहुत अच्छी है, मुझे तो आप ये बता दो हम कोई चोर हैं, डकैत हैं, व्यभिचारी हैं, या किसी का मर्डर करके जेल आए हैं। ये जो दो कंबल आपने दे रखी है, इसमें आप एक रात सो करके बताओ इन जाली वाली साड़ियों में, तो आपको पता लगे कि ठंड क्या होती है। तो एक सेकंड में विषय समझ में आ गया। उसने कहा हाँ ये तो जाती है। अगर वास्तव में, तो उसने उसी समय सारी व्यवस्थाएं बदली और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को ठीक परफेक्ट करने का प्रयास करा। उसके बाद मेडिकल भी, दूध भी, बाकी सब चीज़ें जो है ना वो मिलने लगी। ये लंबा नहीं करता हूँ। फिर क्या है कि जब लगा कि आंदोलन बहुत पिच पे है और लगभग सारे देश में लाखों लोगों की गिरफ्तारी, हमारे यहाँ राजस्थान में उस समय सत्याग्रह के द्वारा 1682 लोगों ने विभिन्न स्थानों पर आंदोलन की गिरफ्तारी की। इस 1682 में से 1596 केवल और केवल संघ और जनसंघ के लोग थे, बाकी केवल 90 लोग दूसरी सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग थे। लेकिन हमने उस आंदोलन को, लेकिन जब जेल में रहने थे, हमारे सब नेता जब जेल में थे, तो उन्होंने सोचा इंदिरा का मुकाबला करना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो हमको मिलकर के ही कोई काम करना पड़ेगा। तो जनता पार्टी का जन्म वहाँ जेल में, और वहाँ जनता पार्टी बनाई उन्होंने, ताकि अगला चुनाव लड़ेंगे तो हम जनता पार्टी के बैनर पे लड़ेंगे, सब लोग मिल करके लड़ेंगे निर्णय। और आपने देखा कि शायद मेरे को अगर सही डेट याद है तो 16 जनवरी 1977 में इंदिरा जी ने लोकसभा के चुनाव की घोषणा, और जैसे ही लोकसभा के चुनाव की घोषणा की, उन्होंने जितने भी राजनीतिक पार्टियों के नेता थे उन सबको उन्होंने फ्री किया। लेकिन संघ के लोगों पर, जो प्रमुख संघ के लोग थे, संघ चालक थे या प्रचारक थे, उनको उसके बाद भी जेल से नहीं छोड़ा। और जैसे ही सब लोग बाहर आए, लोग बाहर आ गए थे, क्यों मेरा मुकदमा 31 मार्च के दिन फैसला हो गया था, मैं बरी हो गया था। हम लोगों ने सबने सोचा कि जेल से जितने लोग आए, नरेंद्रपाल सिंह चौधरी से लेकर के जो भी उस समय थे विभिन्न पार्टियों के, इनका एक सम्मान समारोह करना चाहिए। तो हमने इसी मुखर्जी चौक में, जिसको चूड़ीगरों की मस्जिद भी कहते हैं, उसी के प्लेटफॉर्म पर हमने माइक घुमाया सारे शहर में कि आज जेल से छूटने वाले सब लोगों का सम्मान समारोह। जब हमारा माइक घूम रहा था तो हमें कई लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने वाले कहते तुम पागल हो, अभी तो 18 महीने तुम भुगत के आए हो, परिवार तुम्हारा बर्बाद, दुकान बर्बाद, तुम्हारे बच्चे बच्ची बर्बाद, फिर ये क्या पागलपन चढ़ा। हमने कहा अब जो होना जो होगा, इस लोकतंत्र की लड़ाई में क्या मिलेगा, किसको मिलेगा, कई लोग तो मर चुके हैं, वो तो चले ही गए, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, तो हम जो भी होगा। तो उस दिन जो भीड़ जुटी थी मुखर्जी चौक में, उससे लगा था कि जनता का कुछ टेम्पो अलग प्रकार है। और उसी समय जो जबरन नसबंदी हुई थी हिंदुस्तान में, 83 लाख नौजवानों की नसबंदी का आंकड़ा उस समय इकट्ठा हुआ था। 83 लाख लोगों का जबरन नसबंदी हुई, वो भी एक अंदर से गुबार था। फिर भी हम जब कैंडिडेट तय करने के लिए गए हैं तो कोई कैंडिडेट लड़ने को तैयार नहीं,
अपना। हम जिसके भी पास जाएं, किसी को दर्द है, किसी को बीमारी है, किसी को और कुछ है, कारण क्या है कि कौन फेस करे इस एमरजेंसी को। तो सौभाग्य से संघ के लोग थे ही जो पहले भी लड़े और लड़ेंगे, तो उस कारण से हमने यहाँ से भानु कुमार जी शास्त्री को खड़ा किया और वहाँ श्याम जी जो हैं अपने चित्तौड़ के वकील साहब सोमानी, उनको खड़ा किया और एक तरह से भिलवाड़ा से भी तीनों बीजेपी के कैंडिडेट हमने खड़े किए। और खड़े होने के बाद जो पहली आम सभा हुई थी वो कृपलानी जी की, उदयपुर की पहली आम सभा की घोषणा में उस समय हमारे यहाँ आम सभा को संबोधित करने के लिए कृपलानी जी आए। यही जो स्टेज है इसी पर उनका भाषण था। मतलब हमने तो केवल माइक और अनाउंस किया था, लेकिन इस तरह से लोगों की भीड़ उस जगह आम सभा में आई तो लगा यार कुछ न कुछ अंदर ही अंदर मुबाद है। और उसके कारण से उन्होंने अपना भाषण किया। हमने कहा यार पैसे कौड़ी तो है नहीं, चुनाव लड़ेंगे कैसे, ना तो पोस्टर छप सकता है, ना पेम्पलेट बन सकता है, तो क्या करें। तो हम सब जो दिमाग बनाया गया भाई वो मंच से तो नेताजी को यार घोषणा करे यार आपकी जेब में जो कुछ भी हो थोड़ा थोड़ा सब दान करके जाओ यार, ताकि कम से कम हम इस चुनाव को ठीक प्रकार से लड़ सकें। तो हमने चारों तरफ जो है ना चादरें, किसी के हाथ धोती मिली तो धोती, किसी की साड़ी मिली पुरानी तो वो ऐसे लेकर के सारी तरफ जो है ना खड़े हो गए और लोगों ने जाते समय अपनी जेब से जिसके पास जो था वो झोली में डाला। और वो जब शाम को हमने इकट्ठा किया तो बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा। हमें लगा यार कोई न कोई मामला अंदर ही अंदर जनता जो है ना इस बात में चाहती है। और थोड़े दिन बाद तो आपने देखा कि उत्तर भारत से तो लगभग कांग्रेस साफ हो है ना। स्वयं इंदिरा गांधी भी और संजय गांधी भी दोनों चुनाव हारे और पूर्ण बहुमत मिला और मोरारजी देसाई को उस समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में बनाए। भारतीय जनता पार्टी में भी अटल जी, अडवाणी जी और 103 और मंत्री बनाए गए। फिर एक सभी पार्टियों का विधिवत रूप से विलय का कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, दिल्ली के मैदान में हुआ। तो वहाँ सभी पार्टियों ने अपनी अपनी पार्टी के विलय की घोषणा की। जब अटल जी खड़े हुए तो उन्होंने जनसंघ के बारे में अपनी बातों को दोहराते हुए, अपने पहले के लोगों ने किए हुए काम को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा राष्ट्र हित में आज मैं उस जनसंघ को जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने बलिदान से पैदा करके आगे की, आज राष्ट्र हित के लिए अपनी पार्टी को विधिवत रूप से जनता पार्टी में शरीक करता हूँ। हजारों जो जनसंघ के कार्यकर्ता थे सबके आंखों में इस बात का पानी लगा कि शायद इस देश में, लेकिन देश को पता नहीं मंजूर नहीं था। उसी समय बाद आपस में खटपट शुरू हुई और खटपट इस कारण से हुई कि उन सबको लगता था कि जनसंघ और बीजेपी है इसकी मैन पावर बहुत है, पीछे का सपोर्ट बहुत है, क्योंकि जो भी आंदोलन हुआ उसमें मैक्सिमम सपोर्ट और मैक्सिमम ताकत अगर किसी की लगी तो इन संगठनों की लगी है, तो हमारी सारी पार्टी को आगे चल कर के ये हजम कर जाएंगे। और इसलिए हमें इनसे किसी तरह से या तो छुटकारा लेना है या इनका संघ से संबंध तोड़ना, दोनों में से एक बात। दोहरी सदस्यता का विषय खड़ा हो कि आप लोग बीजेपी के भी सदस्य हो और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य हो, इससे निर्णय करो कि दोनों में से कोई एक सदस्यता आपकी रहेगी तो हमारे साथ हो। सब लोगों ने बैठ के सोचा कि हम जिस विचारधारा संघ में कोई सदस्यता होती नहीं, कोई मेंबरशिप कोई हुई नहीं, तो जाना चाहे जा, नहीं जाना चाहे मत जाओ। लेकिन लगा कि भाई अभी ज़्यादा दिन तक निभेगा नहीं। तब फिर 6 अप्रैल के दिन सबकी सोच के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन और यहाँ से फिर भारतीय जनता पार्टी की आगे यात्रा चली। तो वास्तव में इस इमरजेंसी में जिस प्रकार के जो आज पार्टी डींग मारती है ना, लोकतंत्र के केवल और केवल तुम अपनी कुर्सी बचाना और वो भी कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जिस प्रकार का तुमने जघन्य अपराध किया है, अगर उन घटनाओं को आप देखो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस किस तरह से लोगों को यातनाएं और किस किस तरह से करंट लगाए गए, बिजली के करंट लगाए थे, पूरी तरह से लोगों को मारा। ये राजेंद्र गहलोत जो अपना जोधपुर का अभी जो राज्यसभा का सदस्य है, इसको 10 दिन तक थाने में पीटा और घायल अवस्था में फिर इसको जाकर के जेल में सुपुर्द कर। शांतिलाल जी चपड़ोद के साथ भी यही हुआ, हमारे यहाँ भी कई कार्यकर्ता। तो एक तरह से जिस प्रकार का जलाधर, मैं जब स्वयं गिरफ्तार हुआ था तो इसी घंटाघर के थाने के उस बैरक में था, मेरे साथ 2 जेब कतरे भी थे उसी रात। अब विचार होता है यार इससे अपना क्या लेना देना है, लेकिन रात को बाथरूम करो तो भी उसी में करो, उससे सामान ला के खाते मत सीखो। नहीं,
हम उस मिट्टी से बने हैं, देश के लोकतंत्र के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और आज उसी प्रभु की कृपा से, उसी विचारधारा में पनपा हुआ, बड़ा हुआ ये जो देश का प्रधानमंत्री है, ये उसी कारखाने में से बना हुआ है। ये जो कारखाना निर्माण करता है ना, ये व्यक्ति को निर्माण करता है देश के लिए, किसी नेता की चाकरी के लिए नहीं, किसी का झंडा तोड़ने वाले मजदूरों के रूप में नहीं करता। हम अपना एक मिशन लेकर के इस पार्टी की स्थापना की है और इस कारण से हमारी यात्रा, विघ्न तो बहुत आए, तकलीफें भी बहुत आई। संघ को खर्च करने के लिए 48 में महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाकर नेहरू जी ने हमको पिस डाला था। और अब की बार जब आपको लगा कि वास्तव में इसको खत्म किया जा सकता है, तो संघ पर प्रतिबंध लगा करके सारे स्कूल और हमारे जितने भी थे उन पर भी आपने सरकारी अधिकारी बिठा लिए। लेकिन अंत तो गतवा आपने देखा कि लोकतंत्र की विजय हुई, जनता की भावना की विजय हुई। इस देश में लोकतंत्र चला और लोकतंत्र आगे बढ़ा। मोटे रूप में यही है कि कांग्रेस जो आज इस बात की ढींग मारती है, उस कांग्रेस की दुर्गति का कारण यह है कि उसकी निष्ठा व्यक्ति के प्रति है, देश के प्रति नहीं। जब तक इनकी निष्ठा देश के प्रति थी, ये ठीक प्रकार से चलते रहे, जनता ने इनको स्वीकार किया। और जब से ये व्यक्ति परस्त बनकर के देश के साथ न्याय अन्याय का फैसला नहीं कर पाए, तो आज एक छोटी सी पार्टी सुगुड़ पर रह गई, जो उस समय 353 सीटों से जीत करके आई हुई इंदिरा गांधी 71 के चुनाव में, आज उसका ऐसा बहुमत भी नहीं है कि प्रतिपक्ष का अधिकृत नेता बना सके। जिस पार्टी की ये दशा है, उसका कारण यह है कि आपने लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया, मूल्यों का सम्मान नहीं किया। हम 2 थे 84 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद 2, और 2 से हम सीधे है ना 82 बने थे जब 89 का चुनाव हुआ। और उसके बाद निरंतर जो बढ़ रहे हैं, उनसे आप बढ़ने का कारण व्यक्ति नहीं है, हमारी विचारधारा है, जिसके लिए लाखों कार्यकर्ता अपने जीवन को दांव पे लगाकर इस विचारधारा के लिए काम करते हैं। युद्धों में हम जीते इसीलिए, इस एमरजेंसी के खिलाफ जो जंग किया हमने इसलिए किया, हम जंग मन से करते हैं, केवल दिखाने के लिए नहीं। मैं तो MLA भी बन गया, मेरे साथी कई, नारायण जी के घर से 4 लोग गिरफ्तार थे, भानु जी सहित, है ना, ये जो लक्ष्मण जी, बाबू जी और युधिष्ठिर है, 3 लोग इनके गिरफ्तार थे। वो जो राम जी ने, उनके 2 हैं, ये जो अपने ऋषभ जी है, इनके पिताजी और दोनों बच्चे गिरफ्तार थे। पूरा परिवार एक तरह से जिन हालातों में गया, फिर भी हमने संघर्ष किया और संघर्ष में ईश्वर मदद करता है, ये सफलता हमको मिली। इतनी बात मेरे को इस विषय में क्या बचा सकता है। मुझे जीत मिलती है तो मेरे हजारों पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से मिलती है। इस पार्टी में कई तुरंत पैदा हुए और कई चले गए, क्योंकि ये पार्टी एक नेता के भरोसे चलने वाली नहीं है, लाखों कार्यकर्ताओं के पसीने से चलने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ बलराज बंदोक भी चले गए और कल्याण सिंह जी भी चले गए, उमावी जी भी चली गई, घूम फिर के सब आ गए। कुछ नहीं कर सकते। कारण क्या है कि हम व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं हैं, हम विचारधारा आधारित पार्टी हैं। और कांग्रेस जो विषय लेते ही तो व्यक्ति आधारित पार्टी बन गई और विचार छोड़ दिए। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।